बेचारा भ्रमित पुतिन। 2026 रूस का बड़ा साल होने वाला था। यही वो साल था। दोनेत्स्क गिर जाता और रूस डॉनबास पर कब्जा कर लेता। यूक्रेन दक्षिण में बिखर जाता। हर पत्ता जो खेला जा सकता था वो पुतिन के हाथ में होता, और कुछ और भी जो उसने अपनी आस्तीन में छुपा रखे थे। यही कहानी थी। लेकिन यूक्रेन ने उन कहानियों में सीधा छेद कर दिया है जो रूस के नेता ने खुद को और दुनिया को सुनाई थी। 2026 में हमने देखा कि यूक्रेन ने लगातार चौंकाने वाली जीतें हासिल की, और अब एक और जीत है। रूस की अग्रिम पंक्ति को यूक्रेन ने 25 किलोमीटर गहरा छेद बनाकर तोड़ दिया है, जिससे 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया गया है। रूस हैरान है। गर्मियों का हमला असफल हो गया है, और हम उस निर्णायक क्षण पर आ पहुंचे हैं जब रूसी नेता को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। ओलेग्जांद्रिवका पुतिन की बड़ी नाकामी का स्थान है। 13 जुलाई को रूसी आक्रामक अभियान के आकलन में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने बताया कि यूक्रेनी बलों ने उस खास युद्ध क्षेत्र में 6 बस्तियों और 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करने की सूचना दी है। ISW के अनुसार यह मुक्ति कब हुई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये यूक्रेन के जवाबी हमलों का हिस्सा थी, जिसमें मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन ने रूस के पीछे तबाही मचाई। वे ड्रोन रसद व्यवस्था को पंगु बना देते हैं और मोर्चे पर कई कमजोरियां पैदा कर देते हैं। यूक्रेन की हमला करने वाली टुकड़ियां फिर धावा बोलते हैं, रूसी सैनिकों के अलग थलग पड़े समूहों पर हमला करते हैं और उन्हें वही वापस धकेल देते हैं जहां से वे आए थे। इस मामले में वे जिस जगह से आए थे वह उनके शुरुआती स्थान से 25 किलोमीटर दूर थी। जब आपकी सेना बहुत धीमी गति से बढ़ रही हो तो इतनी दूरी पर फिर से हमला करना बड़ी बात है। यूक्रेन ने इस बड़े हमले में जिन बस्तियों को आज़ाद कराया है उनमें वरोना, तानोवा, मालिवका, जिजनेवा, जापोरिजिया और नोवोहोरोहिवका शामिल हैं। ISW के अनुसार ये सभी एलेक्जेंड्रोका के दक्षिण पूर्व में हैं। ये जोड़ता है कि जो हमने यहाँ देखा है वह 2026 की सर्दियों के महीनों में शुरू हुए अभियान की निरंतरता है। उस समय यूक्रेन जापोरिजिया और ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में आगे बढ़ा, जिससे 480 वर्ग किमी इलाका मुक्त हुआ। इन अतिरिक्त 120 वर्ग किलोमीटर को जोड़ने से इस साल अब तक कुल 600 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और यही आंकड़ा रूस के लिए 2026 की पूरी कहानी है। एलेक्जेंड्रोका को लेकर हमारे पास जानकारी है कि यूक्रेन ने ये बढ़त कैसे पाई। बाकी बात बाद में करेंगे। हमने आपको पीछे के इलाकों में ड्रोन और जमीन पर हमलावर समूहों की बुनियादी जानकारी दी थी। मामला इतना ही नहीं है। यूक्रेन ने वेलिको मिखाइलिवका दिशा से एक साथ दर्जनों हमला समूह भेजे जो रूस की एलेक्जेंड्रोका सेना पर आए। आर्मी मीडिया एक्स अकाउंट के अनुसार उन समूहों को लगातार हवाई समर्थन मिला। संभवतः FPV ड्रोन भी शामिल थे। उन्होंने यूक्रेन द्वारा मुक्त क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया और रूसी पैदल सेना व ड्रोन ऑपरेटरों को नष्ट किया जो यूक्रेनी हमलावर समूहों को रोकने की कोशिश करते। इस बेहद अच्छी तरह से समन्वित हमले के अंत तक रूसी 120वीं मरीन डिवीजन, जो उन गांवों में मुख्य रक्षा बल थी जिन्हें यूक्रेन ने मुक्त कराया, को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वह डिवीजन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, पर लगभग बेकार हो गई और पीछे हटनी पड़ी। जिन मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन का हमने जिक्र किया था, उन्होंने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने टेमेरिवका को निशाना बनाया, जिसे रूस ने कब्जे वाले दक्षिण में लॉजिस्टिक्स हब बना दिया है। उस हब पर जोरदार हमला किया गया और उसे यूक्रेनी फायर कंट्रोल के तहत ला दिया गया, जिससे वह हब अब समीकरण से बाहर हो गया। और चोट पर नमक छिड़कते हुए यूक्रेन ने इस गांव में रूस की 656वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक सैनिक एकत्रीकरण स्थल को भी नष्ट कर दिया। लगता है कि इस काम का मुख्य हिस्सा यूक्रेन की 425वीं अलग असॉल्ट रेजिमेंट ने किया, जिसे अक्सर स्कालाया भी कहते हैं। परिणाम स्पष्ट है। 6 बस्तियां फिर से ली गई, 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त हुआ और मोर्चे के एक अहम हिस्से में 25 किलोमीटर गहरा छेद बना। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। ISW के अनुसार 425वीं रेजिमेंट ने कुछ दिलचस्प किया है। ये जानकारी रेजिमेंट की सोशल मीडिया घोषणा से मिली है। हालांकि अब वह घोषणा गायब है और रेजिमेंट ने
कोई कारण नहीं बताया। ये एक रहस्य है। लगता है रेजिमेंट आगे बढ़ने के झूठे दावे नहीं करेगी। ये रूस के प्रचार के हथकंडों के ज्यादा करीब है। संभव है यूक्रेनी उच्च कमान ने आदेश दिया हो कि 425वीं अलग हमला रेजिमेंट द्वारा बनाए गए 25 किमीरी छेद को गुप्त रखा जाए। क्या इसके अलावा कुछ और भी योजना बनाई गई हो सकती है? जल्द पता चल सकता है। अब जानकारी बाहर आ चुकी है और कई स्रोतों ने रिपोर्ट कर दी है। पेंडोरा का बॉक्स खुल गया है। पुतिन के लिए यह खबर वही पुष्टि करती है जो वह युद्ध के शुरुआती महीनों से जानते हैं, जब यूक्रेन ने पलटवार शुरू किया था। 2026 रूस की योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है, यह भी बहुत नरम तरीके से कहना होगा। 2026 में रूस के युद्ध क्षेत्र में कमजोरी और रणनीतिक विफलताएं उजागर हो गई, जबकि रूस की झूठी प्रगति की रिपोर्टें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्षेत्र कब्जे का भरोसा दिलाने की कोशिशें बेनकाब हो गई है, जबकि वहां या तो कोई हलचल नहीं या रूस को पीछे हटना पड़ा है। ये 2026 में रूस की लगातार नाकामियों के जलते हुए ढेर में जुड़ने वाली बस एक और आपदा है, क्योंकि रूस एक असफलता से दूसरी असफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की वापस ली गई रिपोर्ट से हमें जो देखने को मिल सकता है वह मुक्त कराए गए क्षेत्र और उसके स्थान की अधिक प्रत्यक्ष पुष्टि है। 12 जून को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की द्वारा किए गए इस दावे का समर्थन करता है कि उस समय तक यूक्रेन ने 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त करा लिया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, आंकड़े निश्चित रूप से मेल खाते हैं। अलेक्जेंड्रोका में 120 और नीप्रोपेट्रोव्स्क व जापोरिजिया में 480 वर्ग किलोमीटर मिलाकर कुल 600 वर्ग किलोमीटर होते हैं। पुतिन संख्या को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन यूक्रेन को हराने के लिए शुरू किए गए वसंत और गर्मियों के हमले से क्रेमलिन को क्या मिला, ये उन्हें ज्यादा परेशान करेगा। यह अच्छा नहीं है। मार्च से जब वो हमला वास्तव में शुरू हुआ था, ऐसे कई समय आए जब रूस लगभग ठहराव पर था, और हैरानी की बात है कि ऐसे भी समय आए जब यूक्रेन ने रूस जितना इलाका कब्जा कर पाया उससे ज्यादा इलाका आजाद कराया। ISW के पास वे आंकड़े हैं जो उसने सिर्फ उस क्षेत्र के आधार पर निकाले हैं जिसे रूस ने सच में कब्जा किया है, न कि उन जगहों को गिनकर जहां रूस ने सिर्फ घुसपैठिए भेजे और झूठी जीत का दावा किया। मार्च में रूस सिर्फ 23.04 वर्ग किलोमीटर ही आगे बढ़ सका। रूस जैसी बड़ी और कथित तौर पर ताकतवर सेना के लिए यह आंकड़ा बिल्कुल ही शर्मनाक है, खासकर जब क्रेमलिन ने डोनेट्स्क के अनिवार्य पतन को लेकर इतना दिखावा किया था। अगले 2 महीनों में हालात और अपमानजनक हो गए, क्योंकि अप्रैल मई में यूक्रेन ने रूस जितना इलाका कब्जा कर पाया उससे ज्यादा इलाका आजाद कराया। ISW की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में रूस 116.01 वर्ग किलोमीटर के घाटे में रहा। मई और भी खराब रहा। रूस को क्षेत्रफल में पिछली बार से दोगुनी हार मिली और माह के अंत तक वह 281.1 वर्ग किमी और पीछे हो गया। जून में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि रूस ने 30.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, तो शायद बधाई हो। रूस फिर से खुद को दयनीय स्थिति में ले आया, खासकर जब जून में जीता क्षेत्र जनवरी में हासिल क्षेत्र का 10वां हिस्सा भी नहीं था, जबकि सब खत्म कर देने वाला गर्मियों का हमला अब पूरी तरह चल रहा है। इसका मतलब है कि यूक्रेन ने रूसी सेना को एक तरह से रोक दिया है। यूक्रेन ने जो 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त कराया है, उसने रूस को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि 2026 की पहली छमाही में उसकी कुल बढ़त सिर्फ 97.22 वर्ग किलोमीटर ही रही है। इसे गर्मियों का वही अभियान माना जा रहा है जिससे डोनेट्स्क पंगु हो जाएगा, जबकि रूस को अब भी 5000 से कहीं ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करना है। रूस के लिए 2026 एक आपदा रही है, और यह सिर्फ अलेक्जेंड्रोका में 120 वर्ग किलोमीटर खोने या ISW द्वारा दिए गए आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। इस साल रूस के लिए हालात कितने खराब रहे हैं, इसे दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। जानकारी मिल रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो यूक्रेन युद्ध की वो सच्चाई उजागर करते हैं जिसे पुतिन छुपाना चाहते हैं। एक पल के लिए डोनेट्स्क पर ध्यान दें। यही क्षेत्र था जो वसंत और गर्मी के हमलों के आगे झुकने वाला था। आप मान सकते हैं कि यूक्रेन की कहीं और हो रही बढ़त से रूस को साल के अंत तक
डोनेट्स्क लक्ष्य पाने का मौका मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि अल जजीरा ने बताया है, पुतिन को डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए नई समय सीमा तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने ऐसा पहले भी किया है 14 बार और नई समय सीमा को अंतिम माना जा रहा है। डोनेट्स्क का दिसंबर के अंत तक गिरना संभव नहीं है जब तक रूस की सेना के पक्ष में कोई चमत्कार न हो जाए। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा रफ्तार से रूस को डोनेट्स्क पर पूरी तरह कब्जा करने में 5150 दिन लगेंगे। ये लगभग 14 साल होते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि 31 दिसंबर अब संभव नहीं है जब तक कि पुतिन अपनी नई समय सीमा को 2040 तक बढ़ाना न चाहे। यूक्रेन का रूस की अग्रिम पंक्तियों में सेंध लगाना कुछ भी तेज नहीं करेगा, चाहे वे डोनेट्स्क से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। और काला सागर में रूस की स्थिति से भी कुछ तेज नहीं होने वाला। चोरी या मुक्त क्षेत्रों की बात करते हुए हम जमीन पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी भी अहम है और काला सागर रूस की योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा होना था। यूक्रेन और क्रीमिया के बीच एक बाधा होने के साथ साथ एक जलमार्ग भी, जिसके जरिए रूस सैनिकों और उपकरणों को भेज सकता था और यूक्रेन पर हमले कर सकता था। काला सागर अब रूसी युद्धपोतों के लिए नर्क बन गया है। हर जहाज जो समुद्र में जाता है उसे यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों का सामना करना पड़ता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जुलाई की शुरुआत में ही काला सागर खो दिया। उनसे असहमत होना कठिन है। यूक्रेन के पास समुद्र में गश्त करने या उसकी नाकेबंदी करने वाले युद्धपोत नहीं हैं, लेकिन उसके हवाई और समुद्री ड्रोन वही काम कर रहे हैं। रूस ने लगभग सभी युद्धपोत वापस बुला लिए हैं। अब यूक्रेन अजोवो सागर की ओर ध्यान दे रहा है और रूसी शैडो फ्लीट के जहाज़ों को हर दिन दर्जनों की तादाद में जला रहा है, जिससे पुतिन को जल्द ही रूस के दोनों समुद्रों पर नियंत्रण खोने का खतरा है। ये कब्जे वाले क्रीमिया के लिए बुरी खबर है। अगर रूस उस प्रायद्वीप के पानी पर काबू नहीं रखता तो यूक्रेनी हमलों के खिलाफ भी कमजोर रहेगा। 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आज़ाद कराना या एलेक्जेंड्रोका में 25 किलोमीटर गहरा छेद करना उतना प्रभावशाली नहीं है जितना नुकसान पुतिन के आक्रमण और रूस के राष्ट्रपति के रूप में उसकी हैसियत को होगा अगर यूक्रेन की क्रीमिया को अलग थलग करने की रणनीति सफल हो जाती है। क्रीमिया में इसका नतीजा यह होगा कि कब्जाधारी प्रायद्वीप को छोड़ देंगे। रूस जिस स्थिति में खुद को आज पाता है वह बेहद शर्मनाक और दुखद है। ये 3 दिन की जंग का 5वां साल है। जब रूस ने हमला किया, यूक्रेन के टूटने की उम्मीद थी। पुतिन को लगता था कि रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन कीव में घुसकर यूक्रेन को लगभग बिना किसी हताहत के सरेंडर करा देंगी। ये फरवरी 2022 की बात है और रूस को यूक्रेन में अपने लक्ष्य को लेकर बार बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। अब डोनबास का गिरना ही काफी है। पुतिन जीत का दावा करेंगे, लेकिन समय सीमाएं और डोनेट्स्क को लेने में लगने वाले 14 साल भी उस जीत को संभव नहीं बनाते। रूस दूसरी जगहों पर भी जमीन खो रहा है। हमने हाल ही में हताहतों पर चर्चा की थी। 2026 जमीनी मोर्चे पर जितना विनाशकारी रहा, असली नुकसान वही सैनिक झेल रहे हैं जिन्हें पुतिन मोर्चे पर भेजते हैं। हर महीने हताहतों की संख्या बढ़ती है। रूस ने इस साल जनवरी से मई के बीच हर महीने 30,000 से 34,000 सैनिकों को खो दिया। जून में कुल हताहतों की संख्या 1.4 मिलियन से अधिक हो गई, जो एक रिकॉर्ड तोड़ महीना भी था, जिसमें रूस ने 39,460 हताहतों को झेला, या हर उस वर्ग किलोमीटर के लिए 1,298 हताहत जिसे उसने उस महीने में हासिल किया। ये न सिर्फ टिकाऊ नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है। रूस को अब जून 2025 की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर 19 गुना ज्यादा हताहत झेलने पड़ रहे हैं। रूस के लिए यह सब कितने समय तक जारी रह सकता है, यह एक बड़ा मुद्दा है। 14 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में ISW ने उल्लेख किया कि रूस ने जुलाई 2026 की शुरुआत तक 1,95,000 अनुबंधित सैनिकों की भर्ती कर ली है। ये संख्या बड़ी है, लेकिन रूस की अपेक्षा से कम है। अब तक यह 2,04,500 होनी चाहिए थी, क्योंकि 2026 के अंत तक 4,09,000 भर्ती का लक्ष्य है। और यह लक्ष्य तब तय किया गया था जब यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि इस साल यूक्रेन रूसी सेना पर कितनी बुरी तरह रौंद डालेगा। रूस अब औसतन हर दिन
1090 सैनिकों की भर्ती कर रहा है, ऐसे समय में जब उसकी रोजाना की हानि इस संख्या से कई सौ अधिक होती है। विनाशकारी। अब तक रूस के लिए 2026 का सच में सही वर्णन करने वाला यही एक शब्द है। आइए यूक्रेन द्वारा एलेक्जेंड्रोवका आदि क्षेत्रों की मुक्ति पर लौटते हैं। अब सवाल है, आगे क्या होगा? कुछ लोगों को लगता है कि यूक्रेन ने जो किया है वो आने वाले महीनों में कहीं बड़े जवाबी हमले की जमीन तैयार कर रहा है। ये संभव है, पर संभावना कम है। एलेक्जेंड्रोवका में वही हो रहा है जिसकी सिरस्की ने जनवरी में चेतावनी दी थी। हम एक रणनीतिक रक्षात्मक अभियान चलाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि केवल रक्षा से ही जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए संचालनात्मक पहल बनाए रखने के लिए हम आक्रामक अभियान चलाएंगे, सिरस्की ने यूक्रेन की योजनाओं पर चर्चा में कहा। यह एक अस्पष्ट टिप्पणी थी जो अधिकांश लोगों की नज़रों से आसानी से बच गई, लेकिन 2026 में अब तक हमने यही देखा है कि उस तरीके को पूरी तरह अमल में लाया गया है। जब यूक्रेन ने रूसी मोर्चे में कमजोरियां खोजी या बनाई हैं, तो उसने जोरदार हमला किया है। यही बात एलेक्जेंड्रोवका में हुई थी। मध्यम दूरी के प्रहारक ड्रोन ने मोर्चे में दरारें पैदा की और बेहतरीन तालमेल वाले हमलों ने यूक्रेन को उन दरारों को भरकर अपनी स्थिति मजबूत करने दी। ये एक रणनीति है जो अच्छी तरह काम करती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली पूरी फ्रंट लाइन को पंगु बना सके। अगर यूक्रेन बड़ा जवाबी हमला नहीं कर रहा तो एलेक्जेंड्रोवका क्यों अहम है? इसका जवाब छुपा है कि पुतिन इस क्षेत्र और जापोरिजिया, नीप्रोपेट्रोव्स्क में रूस द्वारा खोए इलाकों का इस्तेमाल कैसे करना चाहते थे। रूस इस सारी जमीन को बफर जोन बनाकर यूक्रेन को डोनेट्स्क में सैनिक व आपूर्ति भेजने से रोकना चाहता था, लेकिन वो बफर जोन टूट चुका है और इसका नतीजा वही है जो हमने रूस के वसंत और गर्मी के हमले की पूरी तरह से नाकामी के बारे में बताया है। रूस के भारी हताहत और बहुत धीमी बढ़त का कारण यूक्रेन द्वारा दक्षिणी मोर्चे पर सटीक प्रहार है, जिससे डोनेट्स्क पर कब्जा करने में रूस को 1 दशक से भी ज्यादा लगेगा। आप यह देख सकते हैं कि यूक्रेन जो कर रहा है वह असरदार है, क्योंकि रूस के प्रचारक पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं। 14 जुलाई को एलेक्जेंड्रोवका में सफलता की खबर के साथ ही रूसी एजेंसी टास ने कथित सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मोरोस्को के बयानों की रिपोर्ट दी। डोनेट्स्क के कॉन्स्टेंटिन्युका को मुक्त करने के यूक्रेनी प्रयासों पर चर्चा में मोरोस्को ने दावा किया, नतीजतन यह शत्रुता का सक्रिय चरण बहुत लंबे समय से चल रहा है और यूक्रेनी कमान के सभी प्रयास व्यर्थ और असफल साबित हुए हैं। यूक्रेनी कमान लगातार अनुचित नुकसान झेल रही है, कर्मियों की परवाह किए बिना उन्हें गोलीबारी की जद में भेज रही है। हम मुश्किल से इसका जवाब जानते हैं। उस कथन में यूक्रेनी की जगह रूसी लिखे तो यह रूस के पिछले 4 साल से भी ज्यादा के काम का सटीक वर्णन होगा। मोरोस्को यह दावा करने की भी जुर्रत करता है कि अगर यूक्रेन कोस्तांतिन्युका में पलटवार करता है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि उसके पलटवार प्रभावी है। अगर पलटवार शुरू होता है तो इसलिए कि यूक्रेन ने कोई कमजोर जगह देख ली है और रूस असुरक्षित है। एलेक्जेंड्रोवका में यूक्रेन की जीत दिखाती है कि रूस की नाकामियां सबको पता है। पुतिन के लिए सच का पल आ गया है। संभव है पुतिन को अब तक इसका पता न हो या वे जानबूझकर अनजान बने रहे और दिखावा करे कि समय आ गया है, लेकिन इनमें से कोई भी बात इस सच्चाई को नहीं बदलती कि हमने यूक्रेन में पूरी तरह से माहौल बदलते हुए देखा है। रणनीतिक रूप से रूस अब उस बिंदु से आगे निकल चुका है जहां से वापसी संभव नहीं है। क्या कुछ 100 वर्ग किलोमीटर इलाका खोने से रूस बिखरता है? नहीं। इसका मतलब यूक्रेन ने वह रणनीति खोज ली है जिससे रोजाना की लड़ाई में रूस को ज्यादा नुकसान होगा। एक चाल है जिसे रूसी अपनाते हैं, आक्रमण करते हैं, मोर्चे पर कमजोर स्थिति में मौजूद लोगों को बाहर कर देते हैं, यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं और रूस को खुद ही थका डालते हैं। अब पुतिन के सामने एक ऐसा यूक्रेन है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और पुतिन की बांटने की कोशिशों के बावजूद नाटो के यूरोपीय सदस्यों का उसे और ज्यादा समर्थन मिल रहा है। नाटो खुद, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, अब पुतिन के खिलाफ एकजुट नजर आता है और मोर्चे पर नुकसान के अलावा रूस के अंदर लगभग हर महत्वपूर्ण जगह यूक्रेनी दूरगामी हमलों के लिए असुरक्षित है। इसी को हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं। एलेक्जेंड्रोवका जितनी प्रभावशाली है, पुतिन के लिए कहीं बड़े संकट की एक छोटी सी झलक है।
युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, पुतिन हार चुके हैं। अब जीत के लिए यूक्रेन का पूर्ण आत्मसमर्पण ही स्वीकार्य होगा, और वो भी पायरिक जीत होगी जिसने रूस को कभी विशालकाय दिखने वाली ताकत से एक मामूली शक्ति के रूप में बेनकाब कर दिया है। रूस की वह छवि बनाए रखने के लिए पुतिन को बस कुछ नहीं करना था। उसने आक्रमण किया, यूक्रेन ने उससे इसकी कीमत चुकवा दी। यह काला सागर में सबसे साफ दिखती है। हमने आपको पहले ज़ेलेंस्की की टिप्पणियों के बारे में बताया था, क्यों न थोड़ा और गहराई से देखें। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें विस्तार से बताया गया है रूस ने काला सागर कैसे खोया, इसका मतलब क्या है, और ये क्रीमिया की लड़ाई और पूरे यूक्रेन को कैसे नया रूप देता है। उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप यूक्रेन से आ रही ताज़ा खबरों का हमारा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।